जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब हम आपसे रूबरू होते हैं, उसका मकसद यह होता है कि कानून की मोटा मोटी जानकारी आपको हो, ताकि कोई आपको पिछलग्गू नहीं बना सके, उल्टे पट्टी नहीं पढ़ा सके और आप सही और गलत का निर्णय कर सके। संविधान में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के, विधायिका के, तीनों जगह यह मान्यता है, तीनों जगह यह समझ है और कानून यह मानता है कि आपको उस कानून की जानकारी है जिस कानून को आपने तोड़ा है। मसलन अगर आपने नाबालिग से शादी की और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि बालिग नाबालिग में क्या फ़र्क होता है, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। मसलन कि आपने गुस्से में किसी की हत्या कर दी और आपको यह नहीं पता था कि गुस्से में हत्या करने से भी 302 लगेगा और आप फांसी पर चढ़ सकते हैं, आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। तो यह अदालत मान के नहीं चलती है। अदालत यह मान के चलती है कि हर भारतीय नागरिक को भारत का संविधान और कानून की जानकारी होनी चाहिए, बगैर कानून की पढ़ाई किए हुए भी। इसी मकसद से हम लगातार लगभग 8-10 सालों से आपके साथ हर मंगलवार मिलते हैं और मिल करके कानून के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। पर्सनल लॉ पर भी बात करते हैं, डाइन बिसाइन पर भी बात करते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उस स्कीम्स के बारे में भी बात करते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा जहां आपको लगता है कि सिर्फ पहुंच पैरवी और पैसे की कमी के कारण आपको न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय पाने के हम रास्ते भी बताते हैं कि वहां से बगैर खर्च के आप अपने मुकदमे लड़ सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ। पिछले महीने हमने बात की थी, उस बातचीत में कुछ चीज़ें रह गई थी। है तो ये बहुत लंबा, सैकड़ों एपिसोड चले तब भी ख़त्म नहीं होने का है। ये मोटा मोटी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और वही एक्सपर्ट है हमारे पास जो पिछली बार थे। परवेज इब्राहिम साहब, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार। ये पिछली बार जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से चल पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जहाँ तक हमको याद है कि थोड़ा सा मैरिजेस के बारे में हम जाने मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि मैरिजेस का क्या प्रावधान है। जैसे कि जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक आम तौर पर 18 और 21 उम्र सीमा तय की गई है। लड़की के लिए 18 और लड़की के लिए 21 कि बगैर बालिग हुए अगर शादी करते हैं तो शादी जो है वो मान्य नहीं होगा, कोर्ट में कभी भी खारिज हो सकता है। लड़की चाहे तब भी खारिज करा सकती है और प्रशासन चाहे तो वो भी खारिज करा सकता है, वो मान्य नहीं होगा और जो लोग ऐसा करेंगे उनको सजा भी हो सकती है। मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत क्या मान्यता है, वही मान्यता है या उससे कुछ भिन्न है? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें तो हमने 18 और 20 का कंसेप्ट 21 का रखा कि लड़का 21 का होगा, 18 का होगा। कोर्ट के भी इस पर बड़े सारे अलग अलग ओपिनियन रहे हैं, कई इंपॉर्टेंट केसेस में भी। वहाँ पर भी जो ये मिनिमम एज का कंसेप्ट है ये भी तो चेंज करता रहा है हमेशा से। शुरू में अगर हम जाते हैं बहुत एंसेंट युग में, तो मेगास्थनीज वगैरह जो यहाँ ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने कहा कि 6 बरस की भी माओं को हमने देखा, यानी बाल विवाह एक कुरीति के रूप में हमारे यहाँ मौजूद था। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए। उस वक्त तो ट्रेडिशन से चलता था, कस्टम से चलता था। हमारे यहाँ मुसलमानों में हनफी लॉ को ही माना जाता है, उसमें पॉवर्टी की बात आती है। आज भी कोर्ट रिसेंटली भी 18 में या 23 में जो जजमेंट आए हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की लड़की हो या मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की हो, उसमें पॉवर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया कि जो एज ऑफ पॉवर्टी तक पहुंच गई है उसकी शादी को हम नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने देखा कि कंसेंट एज की जब बात आई 1861 में, तो अंग्रेजों ने कानून बनाया 10 बरस। उसके बाद फिर 1891 में जब उसका रिवीजन किया, अमेंड किया उसमें, तो उस वक्त 12 बरस किया। उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉलवार्ड जो हमारे यहाँ थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे भी विद्वान थे, उन्होंने भी उसको एप्रिशिएट नहीं किया 10 से 12 को। उन्होंने अपोज किया कि ये लोग जनरली क्या होता है कि पर्सनल लॉ रिलीजन से गाइडेड होता है,
तो हमारे दिमाग में बात क्या आती है कि जब भी कोई रिफॉर्म होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि रिलीजन का भी मकसद है कम्युनिटी का डेवलपमेंट। वो उसके हित में है, समाज के हित में बनाया गया है धार्मिक कानून भी। लेकिन जहां थोड़ी एम्बिग्विटी है, बहुत अस्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा एक सेकेंड आप हस्तक्षेप करना चाहेंगे। धर्म के अलग अलग ओरिजिन अलग अलग प्लेसेस से हैं। जिस प्लेसेस से धर्म के ओरिजिन हैं वहां उस प्लेसेस में जो संस्कृति थी उस संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है आज के दिन भी, हजारों साल के बावजूद। हाँ। उसके बाद दुनिया बहुत तेजी से बदली, खास करके 90 के बाद की जो दुनिया है, जब हम ग्लोब हो गए, यहां से बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि तो कभी किसी के बारे में सारी संस्कृतियों की जानकारी है, जो चाहे मंगा सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। उन संस्कृतियों को रिलीजन के साथ जो जोड़ा गया होगा, जोड़ा गया उस समय, वहां परिस्थिति और काल ये दोनों शामिल रहा। उसके बाद जब चीजें बदली, जैसे हम धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, गमछा लपेटते थे, पैंट शर्ट पहनने लगे, टाई पहनने लगे, इस तरह चीजें बदलती हैं, हर कम्युनिटी में बदलती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा है क्या रिलीजन के बारे में भी? देखिए, दो बातें होती हैं इसमें कि रिलीजियस हेट जो है वो बहुत बार लिबरलिटी शो कर चुके हैं। जैसे जब डिसोल्यूशन का हनफी लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं था, मुसलमान हिंदुस्तान के जो है हनफी लॉ को मानते हैं, तो उस वक्त जब डिसोल्यूशन एक्ट बन रहा था तो उस वक्त मौलाना लोगों ने ही मदद किया अंग्रेजों को, इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट जानती है कि धर्म में अगर हम हस्तक्षेप करेंगे, उनकी मान्यताओं में हस्तक्षेप करेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस वक्त सब आगे आ गए और कहा कि हनफी लॉ में अगर नहीं है ये प्रावधान तो हमको दूसरे लॉज में जाना चाहिए। यूरिस्प्रूडेंस का जो दूसरा स्कूल है उसमें मालिकी को देखना चाहिए, शाफई को देखना चाहिए, हम्बुल को देखना चाहिए, और मालिकी में ज्यादा लिबरल एटीट्यूड रखा था इस मामले को लेकर के, तो उसको अडॉप्ट कर लिया सबने मिल करके। तो ये हुआ कि एक पॉजिटिव वे में रिस्पांस दिया। प्रॉब्लम है समाज में तो है ही, तो उसका एक रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव। और टाइम टू टाइम हम देखते हैं शुरू से, जब से मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस बना और ये स्कूल बने, तो उस वक्त भी जितने बड़े बड़े आलिम थे जिनको धर्म का जानकारी था, उन सबका एक विचार था कि आप किसी भी स्कूल को पकड़ के चलिए, आप सही रास्ते पर हैं। यानी वहां पर डिफरेंस को हाईलाइट नहीं किया गया, यूनिटी को हाईलाइट किया गया कि आप उसको भी मानते हैं, आप भी ठीक हैं, आप उसको मानते हैं, आप भी ठीक है। होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट के स्तर से कोई प्रोग्राम चलता है, कोई कानून बनती है, तो उसका अपोज हमेशा होता रहा है। रेशनल लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि जब 1891 में उसको अमेंड किया जा रहा था कंसेंट एक्ट को, तो उस वक्त बड़े बड़े लोग, बहुत सारे जो है विद्वान थे सपोर्ट में होना चाहिए, हालांकि कुछ नहीं था, 10 से 12 किया गया। उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए, आज़ादी से पहले उसको 14 किया गया, फिर आज़ादी के बाद 48 में उसको 15 किया गया, आज हम देख रहे हैं कि वो 18 है। यानी हर रेसिस्टेंस अब ये मांग हो रही है कि 21 कर दिए, दोनों का बराबर और अब जो है मांग हो रही है कि उसको और बढ़ाया जाए। प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कोई कम उम्र में शादी कर रहा है क्या? सब नौकरी वोकरी करते हैं, पढ़ाई खत्म करते हैं, उसके बाद शादियां होती हैं। जो इस एज से ज्यादा ही एज में शादियां हो रही हैं। मानी बात है कि हमको अब तो आने वाले दिनों मैक्सिमम तय करना पड़ेगा। मैक्सिमम कब तक? हमको देखना है कि उन लोगों के बारे में सोचना है कि जो अभी उतना डेवलप्ड नहीं है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे तभी वो एजुकेशनली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें ना, बहुत और सारे दूसरा ये जो लोग हैं कि रिफॉर्म के विरोध में, समझा कि नहीं, आम जनता के बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट है। अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, इसीलिए जब उन्होंने डिसोल्यूशन एक्ट लाया तो उन्होंने मौलानाओं की मदद लिया
कि आप लोग कंसेंसस तैयार कीजिए कि क्या लॉ होना चाहिए। इसलिए कि वो जानते थे कि जैसे ही हम रिलीजन में हस्तक्षेप करेंगे लोग उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे अपने अपने ढंग से। हमारे यहाँ क्या है, हर फील्ड में है कि एक ट्रस्ट डिफिसिट है। गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो हम पहले ही चौकन्ना हो जाते हैं, हमको लगने लगता है कि हमारे खिलाफ धर्म के खिलाफ, हमारे खिलाफ, और गवर्नमेंट से भी एक गलती हो जाती है। वहां से जो सवाल उठवाना चाहिए, नहीं, गलती ये होती है कि वो किसी चीज पर बहुत कंसेंसस बनाने की वही कोशिश कह रहे हैं कि नहीं सवाल होती वहीं है। से उठे, कम्युनिटी से सवाल उठे और लोगों और नहीं, वहीं से या उठाया जाए, वहीं से सॉल्व करने की कोशिश हो ना। वो लोग उनका डिमांडिंग, वो डिमांड करें, उनकी बात सुनी जाए, तब क्या होगा कि ये जो ट्रस्ट डिफिसिट है गवर्नमेंट के रूल बनाने, गवर्नमेंट के बारे में तो ये मान्यता है ना कि मैं हूं ना, ये लगे कि मैं हूं जो समस्याओं का समाधान करेगी, समस्याएं बढ़ाएगी नहीं, समस्याएं बनाएगी नहीं। तो होता क्या है कि जैसे ही क्या होता है, जनरल रिएक्शन होगा कि जैसे ही किसी को लगेगा या लोगों को जो नहीं उतने पढ़े लिखे उनको समझा दिया जाएगा कि यह तो आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो रिएक्ट करेगा तो वो रेसिस्ट भी करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये चीज नहीं हो। तो सबसे अच्छा है कि एक एमिकेबल इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, उसको उसके अच्छाइयों के बारे में बताया जाए। जैसे ऑलरेडी आप देखिए कि अभी ट्रिपल तलाक पर जो कानून आया, ये इसको थोड़ा सा हम लोग ये करके लेके चलते हैं। एक तो जो शादी की बात है कि शादी की उम्र और शादियां होने की, उसके बाद आता है कि मुस्लिम लॉ में जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जनरल जो हम लोग लीगल टर्म में जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उस टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, ये एक सैक्रोसैंक्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, समझा कि नहीं, जिसके पीछे आपके अपने दायित्व जो आपका रिलीजन आपको बताता है वो भी शामिल होता है, और ये कि रिलीजियस एक्ट के तहत करते हैं आप। नहीं, जैसे आप कहते हैं कि निकाह कबूल दोनों तरफ से, तो निकाह कबूल, हाँ, कंसेंट के साथ जिम्मेवारी क्या होती है? जिम्मेवारी है या जिम्मेदारी अलिखित है और मान्य है कि ये जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी में एक वर्ड जनरली इस्तेमाल होता है, ना नफका, यानी आपको, लेकिन कुरान के हिसाब से या जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो जितने हैं या शरिया लॉ के हिसाब से, मर्द की जिम्मेदारी जो जनरल समाज में कहीं भी है वो सारी जिम्मेदारियां उस पर आयद हो जाती हैं उसके साथ। फर्क यह है कि पहले हनफी में सिर्फ मर्द तलाक देते थे, औरतों को नहीं था। तो हमने जब रूल बनाया तो हमने मालकी से ले लिया उस चीज को कि वो भी सर्टेन कंडीशंस में तलाक मांग सकती हैं, अलग हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं। तलाक का प्रावधान बहुत ही हार्ड है मुसलमानों में, लेकिन उसको कितना इजी बना दिया कि आप तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक क्या, उसी को तलाक बिद्दत कहते हैं, उसी को ट्रिपल तलाक कहते हैं। आप इन वन गो कहीं पर भी गुस्से में भी कुछ बोल दिया, बोल के तलाक हो गया, लेकिन रिलीजियसली तो हो गया तलाक, जिस पर कि अभी रोक लगाया है सरकार ने। तो दिक्कत यह है कि समाज के उन तबकों को कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए, कैसे। दो चीजें और, तलाक और खुला में क्या फर्क है? खुला कहा जाता है कि हम आपसे अलग हो जाएंगे, तलाक तो एक मर्द ने दिया, नहीं, अलग हो गए तो वो पुरुष की जिम्मेदारी रह गई कि नहीं रह गई? पुरुष दे रहा है, और खुला तो लड़की ले रही है। नहीं, खुला लड़की ले रही है, तो खुला लेने के बाद तलाक के ही नियम लागू होंगे, यानी कि दोनों स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वो हैं। हाँ, दोनों स्वतंत्र। लेकिन ये खुला मांग रही है और वो तलाक दे रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये खुला मांग रही है तो सिर्फ खुला मांगने से उसको मिल जाता है या उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा? प्रक्रिया सारा वही है तलाक वाला। अच्छा, समझा कि आप कंसेंट से, आपके या मर्द के कंसेंट से भी वो मांग लेती है खुला। डिसोल्यूशन एक्ट के बाद से तो उसको ये अधिकार भी हो गया कि वो ग्राउंड देते हुए कि हमारा, ऐसे भी है कि 7 ईयर्स तक हमारे यहाँ है कि अगर हस्बैंड कहीं गायब हो जाता है तो उसके बाद लड़की जो है मांग सकती है, वो इम्पोर्टेंट है तो भी मांग सकती है। ये अधिकार पहले नहीं था औरतों को, ये अधिकार बाद में मिला जब डिसोल्यूशन एक्ट बना। तो ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी वो आहिस्ते आहिस्ते आ रही है।
एक और चीज की ये आम तौर पर धारणा है कि मुसलमानों की जितनी शादियां चाहे कर सकते हैं, ये क्या है शादी के बारे में, ऐसा क्या है? देखिए, ये आपने बहुत शुरू में ही कहा कि एक बैकग्राउंड होता है। कोई भी धर्म जो है, जो नियम बनाता है, वो समाज के उस वक्त की परिस्थितियों से। हमारे से गलती क्या होती है कि उस वक्त की परिस्थितियों को हम उठा के आज की परिस्थिति में लेते आते हैं, जबकि आज की परिस्थिति उस वक्त की परिस्थिति से बहुत भिन्न थी। ठीक उसी तरह से कि धोती पहन करके हम कारखाने में नहीं काम कर सकते हैं। सब में हमको कारखाने अगर वही परिस्थिति होती तब तो हमको मैरिज का जो एज है उस पर चर्चा ही नहीं हम करते, करना ही नहीं पड़ता। यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है। अब है क्या कि एक विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक है कि आप रिबल होकर के उससे अलग आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही रास्ता आगे बढ़ने का। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या कर दिया कि साहब आपको हस्बैंड या वाइफ का धर्म मानने की जरूरत नहीं है, आप जो धर्म मानते हैं उसी धर्म में रहते हुए भी आप शादी कर सकते हैं। यानी ये जो कंपल्शन था मुस्लिम मैरिज एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट में कि उसको कन्वर्ट होना होगा, वो कन्वर्शन का खत्म कर दिया। नहीं, पहले बहुत फिल्म स्टार का नाम आया कि उन लोगों ने अपना धर्म बदल करके दूसरी शादी कर ली और पुराने धर्म के साथ अपना चल रहे हैं रीति रिवाज। तो वो तो सिर्फ कहा ना कि इंसान जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर दरवाजा बंद है तो कई खिड़कियां खोल लेता है, समझा कि नहीं? तो वो भी उसी तरह की चीजें हैं कि हमको अलाउड नहीं है शादी करना, तो हमने थोड़ी देर के लिए दूसरा धर्म अपना लिया और उस धर्म के हिसाब से हमने शादी कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ, कर लिया और फिर जैसे जिंदगी गुजारना था हमको, हम अपना गुजार रहे हैं। तो ये हुआ कि खिड़की खोल लिया, इधर अलाउड नहीं। जैसे कि एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जब तक पहली बीबी है और बीबी को नहीं छोड़ने के जो फैक्टर्स तय किए गए हैं वो सारे मौजूद है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जब तक एक बीबी है तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी चीज, अच्छा, ये उस वक्त बहुत सारी विधवाएं और बहुत सारे अनाथ बच्चियां, इनकी तादाद काफी थी और लोग जनरली अनाथ से या विधवा से शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि उसका सोशल स्टेटस नहीं था उतना। तो प्रॉफिट ने, और बीवियां रखने का तादाद भी अनगिनत था, जिसको जितना मन, वो सिर्फ उसी सोसाइटी में नहीं था। अगर आप अपने देश में भी देखें तो यहाँ भी था, कई बीवियां रखने का रिवाज था। तो एक बार ब्लैंकेट बैन ना करके प्रॉफिट ने एक स्कीम दिया। पहला तो ये किया कि भाई वीडो से शादी करना भी उतना ही अच्छा है जितना आप किसी कुंवारी लड़की से शादी करते हैं, और अगर आप वीडो से या अनाथ बच्चियों से शादी करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा है और पुण्य का काम है, यानी इनकैरेज किया। और दूसरी चीज कि एक पत्नी आप रखेंगे, अगर जरूरत है आपको तो दूसरी पत्नी भी रखेंगे, लेकिन दोनों के साथ इक्वल सलूक करेंगे। और इस तरह से, चूंकि वहां दर्जनों की बातें थीं, आज शादी किया कल छोड़ दिया, इस तरह की बातें थीं, तो 4 तक लिमिट किया। और 4 तक लिमिट करने से क्या हुआ कि अब लोग जो है शादियां उस दायरे में आ गए, यानी कुछ रिफॉर्म कुछ हुआ, समझा के नहीं। आज तो ये उतना रिलीवेंट नहीं रह गया। गांव देहात में कोई शादी कर लेता हो, आप हम लोग तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, नहीं, खर्च की बात नहीं है। खर्च अगर बियर कर भी ले लो तब भी समाज में आप जब देखेंगे किसी एजुकेटेड क्लास में या जो शहर के जो माहौल हैं, शायद अपवाद में एक कोई 2 शादी वाला मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक जानकारी हमको और चाहिए कि संपत्ति के बंटवारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है, लड़का लड़की में जो वो है क्या है इसका? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ थोड़ा सा ज्यादा लिबरल है और ये पूरे कुनबे को देखता है। जैसे कि आपने जनरली सुना होगा कि 10 आना 6 आना बंटवारा होता है, 2 आना समझा गया? नहीं, 2 आना की बात उसके भी। अच्छा। तो ये एक तो हो गया फैमिली का जनरल कंसेप्ट यही है कि वाइफ, हस्बैंड और बच्चे। अब बच्चे अगर उनके हैं उस तरह से, लड़का भी है लड़की भी है, मान लीजिए 2 है, एक लड़की और एक लड़का, तो 10 आना 6 आना में बटेगा। अगर लड़की ज्यादा है तो फिर रेशियो में बटेगा, यानी इसी रेशियो में 10 आना 6 आना के 16 आना का रुपया हुआ करता था उसके हिसाब से। अगर नहीं है तो
ये इस्लामिक लॉ कहता है कि लड़का नहीं, ये 10 आना 6 आना तो आने के बाद हुआ ना, उसके पहले क्या था? नहीं वो था, अब हम लोग कहने लगे 10 आना 6 आना, लेकिन प्रतिशत बताना वही था, रेशियो वही रहेगा, 10 और 6 का रेशियो, समझा कि नहीं। अब उसको हम लोग के यहाँ आना चलने लगा 16, तो हम लोग उसको उसी तरह से बांट लिया कि 10 आना 6 आना। आना शब्द बाद में हम लोगों ने जोड़ लिया, अपने कल्चर के हिसाब से जोड़ लिया। तो इसमें अगर कोई लड़का, उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो, ज्यादा संपत्ति हो, उसका हक उसके माँ बाप को भी जाएगा, उसके भाई बहन को भी जाएगा। इसी की इनर फैमिली में सिर्फ वाइफ, हस्बैंड और बच्चे नहीं हैं। और अगर ये सब ना हो तो फिर उसके रिश्तेदारों को भी जाएगा। यानी यहां कंसेप्ट जो इस्लाम का था। दुख्तरी क्या है इसमें? दुख्तरी माने जो हिस्सा दुख्तर को मिलता है, दुख्तर माने बेटी। अच्छा अच्छा। बेटी को जो हिस्सा मिला माँ बाप की संपत्ति में, समझा कि नहीं। इस्लाम में जनरली लोगों का ख्याल है कि चूंकि एक लड़की को उसके बाप का भी जायदाद मिलता है और लड़के का कमाई भी मिलता है, इसलिए लड़के से थोड़ा, बहुत सारा समाज है हमारे यहाँ, हमारे देश में या पूरी दुनिया में, जहाँ के आप देखेंगे कि लड़का ही मेल चौविनिस्टिक सोसाइटी या कह लीजिए कि पेट्रियार्क सोसाइटी है तो सब जगह पे, सब जगह। लेकिन अपने यहाँ देखिए मेघालय, नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें, मेघालय देखिए, नहीं यहाँ अपने यहाँ फिर ट्राइबल का इलाका, बहुत सारे को देखिए, नहीं वहाँ का तो और ज्यादा एडवांस मानिएगा। अगर आप लड़कियों के हिसाब से सोचिए कि जो छोटी बेटी होती है उसी को ज्यादा जाता है, और अगर बेटी नहीं है तो फिर पुत्र बहू को जाता है। यानी लड़का से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस समाज ने लड़कियों को दिया। तो जिस वक्त ये सब नियम बने थे उस वक्त तो लड़कियों को कुछ मिलता ही नहीं था। शादी एक मजाक की चीज थी, तुरंत शादी किया, 2-4 साल रखा, छोड़ भी दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तलाक देने का भी कोई प्रावधान नहीं था, ऐसे ही छूट गया। तो रिफॉर्म 2 तरह से आता है। एक रिफॉर्म आता है कि हम स्ट्रिक्टली एक रूल को स्थापित कर दिया, आपको मनवाया ताकत से, और एक होता है कि ग्रेजुअली हम आपको कन्विंस करते चले गए, आप में सुधार लाते चले गए। और ये सुधार का जो ये तरीका है कि कंसेंट भी आपका है, उसमें आपकी शामिल भी आप हैं उस सुधार में, तो ये देखा गया कि इसके इम्पैक्ट ज्यादा अच्छे पड़े। इसलिए कि जो दर्जनों शादी करते थे 4 तक सिमट गए। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे, राजा महाराजा जो बहुत लोगों को रख लिया करते थे, तो वो एक इंडिविजुअल केस है। समाज में वो चीजें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज है कि उसको प्रॉपर्टी में जब हिस्सा दे दिया गया तो थोड़ा इकोनॉमिक उसका कंडीशन बढ़ा। तीसरा कि तलाक के दौरान भी एक प्रावधान कर दिया गया कि उसको इद्दत तक तो आपको देना ही है, मेंटेनेंस, बच्चे हैं तो उसका भी खर्चा देना है। प्लस अगर मेहर कोई तय हुआ है तो मेहर आपको दे देना है। इसके अलावा अगर आपने अपनी मर्जी से, अच्छा जब रिलेशन था, आपने कुछ संपत्ति उसको दे दिया, गहना दे दिया, तो वो चीज भी आपको उनके साथ छोड़ देना है। अच्छा, उसको वापस नहीं लेना है। और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन, भले कोई मानता है कोई नहीं भी मानता, बहुत सारे लोग मानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, कि उनके साथ सलूक आपका खराब नहीं होना चाहिए। आज देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तलाक भी हो जाता है और रिलेशन भी बना रहता है, इसलिए कि वो उतना डेवलप कर गए हैं एजुकेशनली, वो ये समझने लगे हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते थे, हम अलग हो गए, लेकिन इसके लिए दोस्ती नहीं टूटी। हाँ, इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना बहुत जरूरी नहीं है। झगड़ा उड़ा भी होता है तो एलिमोनी को लेकर कि कितना पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जस्ट उल्टा देखिए, हम थोड़ा सा जाहिलियत जिसको हम कहते हैं, वो जाहिलियत तो है हमारे यहाँ। किसी बात पर भी मतभेद होगा तो तुरंत जो है डॉरी का केस, तो फलां का केस, तो उसमें इतना मिर्च मसाला लगा करके भयावक बना देते हैं हम लोग केस को, क्रिमिनल केसेस भी हो जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ मुद्दों को हमने आपके सामने रखा। हम आगे फिर कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें रह गई हैं, उनको आगे किसी एपिसोड में लेकर के जाएं। इसका मकसद यह है कि आप जो सुनते हैं वही सच नहीं है, जो देखते हैं वही सच नहीं है। सच हम आपको बता रहे हैं
जो कुरान से, हदीस से या जो भी धर्म ग्रंथ है उससे लेकर के आपको समझाया जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान क्या है और होता क्या है। इसलिए कान खुली रखिए, लेकिन कान से सुनिए तो दिमाग से उस पर विचार भी करिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।